जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में जो आपका टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, तो अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ रहे हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन को बना चुके हैं, और इसके पहले भी जो भी टॉपिक हैं वो सबको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और यह इंटीग्रेशन का आपका 23rd लेक्चर है, और इस लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल को। जैसा आपको याद होगा कि शुरू में ही हमने बताया था कि इंटीग्रल आपको दो तरह का पढ़ना है। एक आपका हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा आपका डिफिनिट इंटीग्रल्स है। इंडिफिनिट इंटीग्रल्स को अभी हम लोग समाप्त कर चुके हैं, अब डिफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग आते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में जितने तरह के इंटीग्रेशन आप बनाए हैं सबका आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन को भी बनाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इसमें आपको याद होगा तो हमने बताया था कि यह जो डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ही होता है, जो कि आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट डाल देते हैं, तो ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल हो जाता है। तो डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। अगर इस f(x) का जो है इंटीग्रल कैपिटल f(x) आता है, तो आप इसके बाद जो है इसको इस a को नीचे लिख दीजिए और b को आप ऊपर लिख दीजिए। और हालांकि याद रखिएगा कि a और b को हम लोग लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। और a को हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। और b जो होता है आपका, यह अपर लिमिट कहलाता है, अपर लिमिट कहलाता है। तो इसके बाद जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरह से लगाना है आपको। अब फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ x के जगह पर एक बार b रख देना है, और उसके बाद बीच में माइनस साइन अपने मन से लेना है, और इस x के जगह पे आपको a रख देना है। तो यही आपका डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू हो गया। अब देखिए, इतनी सी छोटी सी बात को आपका बुक क्या बोलता है, इसको आप कहिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसी रूल को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसको तो आप समझ ही गए, तो इतना सारा लैंग्वेज याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप इंटर पास करके कहीं गलती से बीएससी में भी आप मैथ्स ही रखते हैं, और वहाँ जब प्रोफेसर आपका क्लास लेंगे और बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तो जानता ना है रे, तो फिर उस समय दिमाग आपका गोल गोल घूमने लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा डेफिनेशन पर भी नज़र डाल दिया जाए, वो उसमें बुराई नहीं है। तो ये क्या कहता है कि लेट f(x) बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े और क्लास 12 में भी पढ़े। डिफाइन ऑन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो यह क्लोज्ड इंटरवल आपका ए बी है। एंड लेट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x) बी f(x). तो एंटी डेरिवेटिव तो समझ ही रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव को ही हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, और जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि f(x) का जो इंटीग्रल है आपका कैपिटल f(x) दिया गया है। देन द डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x) का इंटीग्रल जो है ओवर ए बी क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय f(x) dx फ्रॉम a टू b, फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b, और इज गिवन बाय, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, यह इंटीग्रल a से b तक f(x) dx इक्वल टू, इसको लिखिए, इसका एंटी डेरिवेटिव देख रहे हैं f(x) हैं, तो यहाँ कहता है कि इस b को आप यहाँ लिख दीजिए और इस a को आप यहाँ लिख दीजिए। अब फिर उसके बाद x के जगह पर एक बार b रख दीजिए और बीच में माइनस साइन ही लीजिए, और उसके बाद x के जगह पर एक बार a रख दीजिए। तो जो भी आपको यह प्राप्त होता है यही इंटीग्रल का वैल्यू हो जाता है।
ये तो यही रूल से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल के हर एक प्रॉब्लम को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको निकालना है और यह आपका 0 से लेकर π/4 के बीच दिया गया है लिमिट इसका, तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनिट में आप लोग पढ़े, यह आपका होता है माइनस कॉस एक्स होता है। और यह रूल कहता है कि इस तरह से बिग ब्रैकेट में लोअर लिमिट को यहाँ लिख दीजिए, अपर लिमिट को आप यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद माइनस कॉस एक्स के जगह पे π/4 रख दीजिए, जैसे यहाँ रखा गया है π/4 रख दिए, और फिर एक्स के जगह पे आप 0 रख दीजिए, तो कॉस 0 डिग्री। और एक ध्यान बात यहाँ रखना है कि यह तो आपका माइनस में है और यह भी जो है आपका माइनस में ही है, ये चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। जो भी इसके साथ है वो पूरा यहाँ आ गया, और जो भी इसके साथ यहाँ है यह माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस 0 डिग्री, या चाहे तो माइनस कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉस π/4 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यही आपका इंटीग्रल का वैल्यू हो गया। क्लियर है? और ये जो वैल्यू होता है ना हमेशा यूनिक होता है, तो वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इज ऑलवेज यूनिक। द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इज यूनिक होता है। और अब देखिए यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर इंटीग्रेशन करते थे तो सी आप ऐड करते थे, यहाँ तो सी ऐड किए नहीं। तो सी ऐड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आप इस चीज़ को समझ जाइएगा कि द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इज यूनिक होता है। अब देखिए कि अगर हम किसी भी फंक्शन को a से लेकर b तक इंटीग्रेट करते हैं, है ना, तो इसका fx अब प्लस c आता है इंटीग्रल a से लेकर b तक। अब इसमें क्या होता है कि एक बार b वैल्यू रखते हैं तो एफ बी प्लस सी हो गया, और उसके बाद माइनस एक बार a रखते हैं तो एफ ए माइनस सी हो गया, आपका प्लस सी हो गया। अब इसका जो ब्रैकेट जब हटाइएगा तो यहाँ पर सी आपको प्लस में मिल जाएगा, और यहाँ पर जो सी है आपका माइनस में मिल जाएगा, और ये सी कट ही गया। जो इसको इंडेफिनिट कर रहा था, यही कांस्टेंट जो जोड़ देते थे जो इंडेफिनिट हो जाता था, वो अब जो है डेफिनिट होने लगा। क्यों? इस कंडीशन के चलते जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि लिमिट इसमें लगा देते हैं। तो स्वाभाविक बात है भैया कि कोई चीज़ में आप लिमिट लगा दीजिएगा कि 4 ही रोटी आपको खाना है, तो क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू 4 रोटी का हो गया। अब 4 से ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता है ना। क्लियर है? तो वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, यूनिक हो गया आपके लिए। तो वही कंडीशन है, सी यहाँ से इस तरह से गायब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो सी लेते ही नहीं है। अब लेके क्या करेंगे, काहे ढोएंगे, जिसका उपयोग ही नहीं है, आगे चल के वो कट ही जाता है, तो उसको ले जाने से क्या फ़ायदा। बाहर जाते हैं, थोड़े बात है कि चप्पल को रखने के लिए चप्पल का एक बैग अलग से ले लेते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसको आपको ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको आगे काहे ले जाएंगे, झूठों का सामान काहे ढोएंगे। तो अब लगता है कि समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है हमने सी को नहीं ऐड किया और डायरेक्ट इसी तरह से बना दिया, और इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी बात है उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा है सबको एक बार दिमाग में घुमा लीजिए। जब आप RS अग्रवाल बुक उल्टाए, इंटीग्रल कैलकुलस आपको मिला, तो सबसे पहला चैप्टर जो था, पहला चैप्टर वो आपका था इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में जितने भी प्रॉब्लम बनाए डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित था। कुछ हम अरेंज करके फार्मूला पर ला देते थे और बना लेते थे। दूसरा चैप्टर जब हम लोग इसमें बनाए तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था। मेथड इंटीग्रेशन का सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो भैया देख लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्या क्या रूल है, क्योंकि इसमें ये जो चैप्टर है ना आपका, इसमें टोटल जितना आप लोग अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़े हैं सबका ज़रूरत इसमें हमारा होने वाला है।
उसके बाद देखिए आपको याद होगा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग इंटीग्रेट किए थे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यह जो ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी में आप लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में भी दो टाइप पढ़े थे, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और फिर e टू द पावर के एक्स एफ एक्स प्लस के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को क्या क्या लिखते हैं हम लोग, तो ज़रा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल दुनिया का आपको शेयर कराने जा रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रल का जितना भी आप पढ़े हैं सबका शेयर कीजिएगा, सब से वाकिफ होइएगा आप। इसके बाद स्पेशल इंटीग्रल भी पढ़े थे, इसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़े थे। तो ये सारे चीज़ को दिमाग में सोचिए कि भैया पार्शियल फ्रैक्शन में क्या पढ़े थे। जब आप सोते हैं ना, सोने के लिए जाते हैं ना, तब आप इसी चीज़ को सोचिए। कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं रिलेशन में गए हैं, कोई नहीं बोलने वाला है, कोई बात करने वाला नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे बैठ के। तो इसी चीज़ को सोचिए कि भैया इंटीग्रेशन में क्या पढ़े थे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़े थे। तो ये सब चीज़ को जब आप दिमाग पर जोर डालिएगा ना, तो वो इंटीग्रेशन आपका पत्थर पर जैसे लकीर होता है ना, उसी तरह से रह जाएगा और कभी आप भूलिएगा नहीं। अब इसके बाद जो है हम लोग इस एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे एक छोटा सा बोर्ड पर बनाएंगे। छोटे से बोर्ड का व्यवस्था हमने किया है, तो आइए उस छोटे बोर्ड पर चलते हैं और प्रॉब्लम का मैक्सिमम सॉल्यूशन देखते हैं। मैक्सिमम सॉल्यूशन कहने का मतलब कि इस इंडेफिनिट इंटीग्रल में बुक आर.एस. अग्रवाल का जो पहला एक्सरसाइज है आपका 5A, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके लगभग मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जो एक टाइप का अब प्रॉब्लम होगा जिसको आप लोग बनाइए लीजिएगा, तुरंत आराम से बना लीजिएगा, तो हम नहीं समझते हैं कि बेवजह हम जो है उसको बना के आप लोगों को परेशान करें। तो आइए चलते हैं। बुक आर.एस. अग्रवाल का जो आपका 5वां चैप्टर है डिफिनिट इंटीग्रल्स, तो डिफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग चलते हैं इसके एक्सरसाइज में। यह आप देख सकते हैं कि पहला एक्सरसाइज आपका 5A है। तो आइए इसके कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, यह सारे प्रॉब्लम लगभग एक ही तरह का है। एक जो फार्मूला आपका होता है x टू द पावर n dx, तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे। जैसा कि x पे पावर n+1 बाय n+1 प्लस c लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले का उपयोग है ये आपका एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 के बीच का प्रॉब्लम। और इसके बीच में आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपका रूट x रहता है तो इसका मतलब होता है x पर पावर हाफ। अगर 1/√x हो तो इसका मतलब हुआ x पे पावर -हाफ हुआ। और अगर आपका क्यूब रूट ऑफ x रहे तो इसका मतलब हुआ x पे पावर 1/3। अगर मान लिया 1/क्यूब रूट ऑफ x रहे तो इसका मतलब हुआ x पे पावर -1/3। तो हालांकि ये सारे छोटे मोटे चीज़ जो हैं आप लोग जान ही रहे होंगे, लेकिन हमको लगा कि फिर से इसको एक बार मैं डिस्कस कर दूं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यह आपका डिफिनिट इंटीग्रल में लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3 है और x पे पावर 4 dx इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसी फार्मूले का सहारा लेंगे और यहाँ लिखेंगे x पे पावर 4 + 1 बाय 4 + 1। जैसा कि आप लोगों को शुरू में हमने बताया कि इसको आप इस तरह से लिखिए। उसके बाद यह 4 + 1 जो है 1/5 को बाहर कर देते हैं, x पे पावर 5 और इस पर इसका अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 1। अब क्या करना है हमको कि x के जगह पे 3 रख देना है, 3 पर पावर 5 और फिर x के जगह पे 1 रख देना है, 1 पर पावर 5। तो यह 1/5 3 पर पावर 5 जो है 3 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है 243 और
1 पे पावर 5 है जिसका वैल्यू आपका हुआ 1। तो इस तरह से हमको मिल जाता है 242/5 जो कि हमारा आंसर होता है। इसके बाद और भी प्रॉब्लम इसी तरह के हैं। चलिए इसमें हम लोग एक प्रॉब्लम और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यह जो 4 है आपका इंटीग्रेशन x पे पावर 3/4 dx आपका दिया गया है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 16 दिया गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए भी x पे पावर 3/4 में +1 हो जाएगा, जो ये फॉर्मूला कहता है। 3/4 +1 लिखेंगे और लिमिटिंग वैल्यू को जो है हम इस तरह से लिख देते हैं। इसके बाद x पे पावर 3/4 +1 करते हैं, तो 3/4 +1 करते हैं तो एलसीएम इसका 4 होता है और यह 3 + 4 यानी कि 7/4 आता है। तो x पे पावर 7/4 हो गया, अब बाय 7/4 और यह आपका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 16। इसमें आप जो है 7/4 को जब ऊपर ले जाते हैं तो यह 4/7 हो जाता है और चूंकि यह कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर भी कर सकते हैं और x पे पावर 7/4 आपका बच गया और इसमें 0 से लेकर 16 तक। अब क्या करेंगे हम लोग, 4/7 तो लिखेंगे ही और यह 16 पर पावर जो है 7/4 हो जाएगा और फिर 0 पर पावर 7/4 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो आपका 4/7 बाहर में ही है और 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 को लिख सकते हैं और इस पे पावर 7/4 हो गया और -0 हो गया और यह चीज़ जो है 4/7 और 2 पर पावर 4 पर पावर 7/4 और यहाँ पर 4 आपका कट जाएगा, 4/7 × 2 पर पावर 7। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/7 × 2 पर पावर 7 है, इसको 2 को 7 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आपको मिलता है 128 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 512/7 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलिए एक प्रॉब्लम और बना लेते हैं इसके बीच, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यह 8 जो है आपका dx/x पे पावर 2/3 दिया गया है और इसका लिमिट जो है लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट जो है आपका 8 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक x पर पावर जो है -2/3 dx लिख देंगे। क्योंकि नीचे से ऊपर जब जाता है तो ये रूल तो आपको पता ही होगा, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और यह x पे पावर -2/3 + 1 और यह -2/3 + 1 का लिमिटिंग वैल्यू जो है 1 से लेकर 8 तक। इसको जब आप सॉल्व करते हैं -2/3 + 1 करते हैं तो ये आपको 1/3 मिलता है। तो 3/1 इंटू x पे पावर 1/3 और यह जो है लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर 8 तक, 3 बाहर में ही रहने दीजिए, 8 पर पावर 1/3 लिखिए और 1 पर पावर 1/3 लिख दीजिए। ये आपका 3 हो गया। 8 पर पावर 1/3 कहने का मतलब कि 2 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो 3 × आपका 2 हो जाएगा अब -1। तो इस तरह से आपका जो ये वैल्यू मिलता है, क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये चीज़ आपका डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है। और डायरेक्ट फार्मूला आप याद कीजिए कि dx/1 + x² जो होता है आपका tan 1 x होता है और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। इसमें अब क्या करेंगे कि इसके साथ x के जगह पर एक बार इन्फिनिटी रख देना है और एक बार x के जगह पे हमको 0 रख देना है। तो tan 1 इन्फिनिटी कहने का मतलब कि tan 1 tan π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर जो है tan का वैल्यू इन्फिनिटी आता है
और यहाँ आपका tan इन्वर्स tan क्या हो गया 0 डिग्री लिखेंगे, तब इसका वैल्यू जो है यहाँ पर 0 आता है। अब tan इन्वर्स tan एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो π/2 बच गया। अब -0, इट मीन्स π/2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह का है। तो यह जो है डायरेक्ट फार्मूले पे आधारित है, इसको हम लोग साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं और यह वैल्यू आपका 0 से लेकर 1 तक। और यहाँ पर साइन इन्वर्स 1 लिखिए एक बार और इसके बाद साइन इन्वर्स 0 लिख दीजिए, है ना। ये तो आपको शुरू में ही हम बताए थे कि इसी तरह से आपको लिखना है। और इसको आप लिख सकते हैं साइन इन्वर्स π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है π/2 पर 1 होता है और यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन 0 डिग्री, तो इस तरह से π/2 - 0 मिलता है, जिसको हम लोग π/2 लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका -π/4 से लेकर π/4 के बीच में है और यह आपका cosec स्क्वायर x dx है। तो इससे रिलेटेड हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जान ही रहे हैं कि cosec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है -cot x होता है और इसमें एक बार π/4 रख देना है, एक बार -π/4। तो -cot x, माइनस को हम लोग बाहर ही कर देते हैं, तो cot x है तो cot π/4 हो गया, माइनस यह cot -π/4 हो गया, इस तरह से। तो इसको रखने में जो है गलती नहीं करना है, माइनस इसके बाहर रहा। अब cot π/4 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, यहाँ पर माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि cot माइनस थीटा जो होता है -cot थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे और ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा। जबकि याद कीजिए कि cos माइनस थीटा अगर रहता है तो इसको सिर्फ cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस जो होता है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आते हैं। बाद बाकी जितने भी वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हैं वो सारे नेगेटिव आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका भी वैल्यू आपका 1 ही हो गया। और फाइनली देखिए -2 जो है इसका आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका कुछ इसी तरह का है। 0 से π/4 दिया गया है और tan स्क्वायर x dx दिया गया है। तो tan स्क्वायर x को जहाँ के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं इसको। और यह आपका इंटीग्रांट हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है आपका tan x होता है। अब -1 का इंटीग्रेशन जो है -x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 0 से यह π/4 के बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan π/4 -π/4 लिख सकते हैं। एक टर्म तो ये हो गया, बीच में माइनस आएगा। अब 0 रखेंगे तो tan 0 डिग्री -0 डिग्री। तो सबसे पहले इसी पर विचार कीजिए। यह चीज़ जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बच जाएगा यही चीज़। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, π/4 इसके साथ बचा हुआ है। तो देखिए फाइनली हम क्या प्राप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में 1 - π/4। तो यही आपका वैल्यू हो जाता है। यह इसका इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है हमारा ये हो जाता है। अब इसके बाद देखिए आपका यह क्वेश्चन नंबर 14 है, यह क्वेश्चन नंबर 15 है। दोनों को बनाने का तरीका सेम ही है। आपको याद होगा कि 1 - cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं और 1 + cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं।
अब इस फॉर्मूले का उपयोग जो है, यह पहला वाला जो फॉर्मूला है इसमें लगाइए, और यह जो दूसरा वाला फॉर्मूला है आपका, इसको आप इसमें लगा दीजिए। तो चलिए दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो 15 नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, और इसके cos स्क्वायर x के बदले में 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते हैं, और यह आपका dx हो गया। इसमें और थोड़ा सहूलियत के लिए 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1 प्लस cos 2x आपका हुआ, और इसका जो लिमिट हो गया 0 से π/4 के बीच हो गया। अब बताइए 1 का जो इंटीग्रेशन होता है यह x होता है, उसके बाद cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है यह sin 2x बाय जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से लेकर π/4 के बीच हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, π/4 रख दीजिए, तो π/4 प्लस साइन 2 इंटू π/4, अब बाय कितना हो गया भैया, 2 हो गया। ये तो हो गया आपका अपर लिमिट के लिए। अब लोअर लिमिट के लिए 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे तो यह भी आपका 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से 1/2 π/4, यहाँ 2 जब 4 π/2 मिलता है जिसका वैल्यू 1 होता है, 1/2 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू π/4 तो π/8 होता है, 1/2 इंटू 1/2 तो प्लस 1/4 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ये जो इंटीग्रल है आपका, इस इंटीग्रल का वैल्यू हमारा ये मिल जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एक ही तरह का है। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर π/3, और इसमें आपका 10x dx दिया गया है, और यहाँ पर आपका दिया गया है cosec x dx, और यह π/6 से लेकर आपका π/4 तक दिया गया है। तो इसमें आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन 10x का जो होता है log mod sec x होता है, और यह जो लिमिट है आपका 0 से लेकर π/3 इसमें आ जाएगा, और इसमें सारे वैल्यू को हम लोग रख देंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख ही लीजिए इसको। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log sec π/3 माइनस log sec 0 डिग्री, और यह log sec π/3 का जो वैल्यू होता है आपका 2 होता है, तो यह log 2 हो गया, माइनस यहाँ जो 0 डिग्री पर इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, sec 0 डिग्री पर इसका वैल्यू 1 होता है, तो log 1 हो गया। और log 1 का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, तो इसीलिए फाइनली आपका सिर्फ log 2 ही बच जाता है। अब इसके बाद इसमें देखिए, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं कि log mod cosec x माइनस cot x लिख सकते हैं, cosec x माइनस cot x इसको लिख सकते हैं। अब इसको जब लिख दिए तो लिमिटिंग वैल्यू हमारा π/6 लोअर लिमिट है, π/4 अपर लिमिट है। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग एक बार π/4 रखेंगे, एक बार π/6 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यह log यह हो गया आपका cosec π/4 माइनस cot π/4 हो गया। इसके बाद माइनस लिखना है बीच में, और यह log mod यह cosec π/6 माइनस cot π/6 लिख दिए। क्लियर है। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। cosec π/4 कहने का मतलब cosec 45 डिग्री। cosec 45 का जो वैल्यू होता है ना √2 होता है। cot 45 का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है। अब फिर log, अब देखिए यहाँ पर cosec π/6 का जो वैल्यू होता है यह सिर्फ 2 होता है, और cot π/6 का जो वैल्यू होता है यह आपका √3 होता है। क्लियर है। अब इसमें देखिए यहाँ तक आंसर हमारा ये नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि log
√2 - 1 तो लिखेंगे ही। अच्छा, इसके साथ अगर प्लस log 1 कर दें अब माइनस log mod 2 - √3 रहने दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि log 1 का जो वैल्यू होता है वह आपका 0 होता है, तो 0 तो सबके साथ समझा ही जा सकता है। अब आपको याद होगा कि शुरू में ही हमने बताया था कि log m - log n रहे तो इसको हम लोग log m/n लिखते हैं, तो इसलिए यह आपका log 1/2 - √3 हो गया आपका, और इधर जो है log mod √2 - 1 तो बचा ही है। इसके लिए क्या करते हैं कि 2 + √3 से ऊपर और 2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज कर दे। तो रैशनलाइज जब कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू मिलने वाला है log √2 - 1 प्लस log यह 2 प्लस √3 ही मिलने वाला है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा गलती से भी C प्लस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। 2 - √3, 2 + √3 जो होता है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जो कि आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए यह चीज़ जो है हम नीचे से पूरी तरह से गायब कर दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ध्यान दीजिए। इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपको याद होगा कि आप लोग पढ़े थे कि cos 3x जो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। इसको ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 11 में पढ़े थे। और साइन क्यूब से रिलेटेड एक फार्मूला क्या पढ़े थे कि cos साइन आपका 3x जो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू निकाल लेते हैं cos क्यूब x का, तो ये चीज़ लेफ्ट साइड में आएगा, तो cos 3x प्लस 3 cos x हो जाएगा इक्वल टू 4 cos क्यूब x हो जाएगा। अब इस 4 को जो है इधर आप आके डिवाइड कर दीजिए, यानी कि cos क्यूब x को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं। जैसा कि इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है और सिंपल वे में बनाना है। जितना ज़्यादा हो सके फार्मूले का ही उपयोग करके इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यह 21 के लिए 0 से π/3 तो लिखेंगे ही 1/4, और cos क्यूब x के बदले में cos 3x लिख देंगे, अब प्लस 3 cos x लिख देंगे और dx कर देते हैं, और यह 1/4 बाहर, cos 3x का जो इंटीग्रेशन होता है आपका sin 3x/3 हो जाएगा। उसके बाद 3 को लिखना ही है, और cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x हो जाएगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर π/3 हम लोग रख देंगे। अब यह 1/4 तो हुआ ही, अब इसमें π/3 रखिए, तो साइन देखिए 3x x के जगह पे π/3 रख दीजिए, तो सिर्फ साइन पाई आपका बचेगा, अब /3 हो गया, अब प्लस 3 इंटू साइन π/3 हो गया। इसके बाद बीच में माइनस आएगा, अब 0 यहाँ रखेंगे तो यह 0 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब फिर उसके बाद यहाँ 0 रखते हैं तो यह भी 0 ही हो जाता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यह साइन पाई का जो वैल्यू है आपका 0 होता है ना, साइन पाई का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। 3 इंटू π/3 कहने का मतलब हो गया 60 डिग्री, जो कि आपका √3/2 होता है। तो इस तरह से 1/4 इंटू 3√3/2 आपको मिल गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3√3/8 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी है, तो इसको आप लोग खुद बना लेंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ये दिया गया है और यहाँ पर आपको किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना है। तो चलिए इसमें क्या कर सकते हैं, हम अरेंज तो कर सकते हैं, इधर का काम उधर, उधर का उधर कर तो सकते हैं हम लोग। तो वही काम करते हैं इसमें कि ये जो आपका लिमिट जो है π/4 से लेकर π/2 के बीच में है और 1/sin² x लिख सकते हैं, अब माइनस है यहाँ पर -3 cos x/sin² x लिख सकते हैं यह। तो ऐसा काम करते हैं, sin x को हम लोग 2 बार लिख देते हैं। अब देखिए क्या फ़ायदा हो गया हम लोगों को कि 1/sin² x को हम लोग लिख सकते हैं cosec² x लिख सकते हैं, और यह इंटीग्रल जो है π/4 से लेकर π/2 तक हुआ। और यहाँ पर देखिए -3 है तो -3 लिख दीजिए। cos x/sin x जो होता है शायद cot x होता है कि नहीं, याद होगा आप लोगों को। अब 1/sin x जो होता है शायद cosec x होता है। भैया भूले तो नहीं है कि नहीं भूले हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि cosec² x का जो इंटीग्रेशन होता है -cot x होता है, और cot x इंटू cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है cosec x होता है। चूँकि यहाँ 3 है तो यह 3 भी आपका इसके साथ आ गया, और यह माइनस में होता है इसीलिए यहाँ का जो माइनस है यह प्लस में हो गया। अब इसमें एक बार π/2 रख देते हैं, एक बार π/4 रख देते हैं। तो एक बार हमने π/2 रख दिया और एक बार हमने π/4 रख दिया। अब हम जान रहे हैं कि cot π/2 का वैल्यू 0 होता है और यह 3 इंटू cosec π/2 का वैल्यू 1 होता है, और उसके बाद माइनस लिखिए cot π/4 का वैल्यू जो है 1 होता है, प्लस 3 इंटू cosec π/4 का जो वैल्यू होता है आपका √2 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 इंटू 1 इससे मिला हमको 3 मिल गया, ये माइनस मिल के 1 हो गया, अब फिर उसके बाद -3√2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 4 - 3√2 आपको मिल जाता है, इसका आंसर मिल जाता है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24, ये 25 और ये आपका 26। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 24 में आपको याद होगा कि 1 + cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos² x लिख सकते हैं, और यह स्क्वायर रूट हो गया और यह 0 से लेकर π/4 dx हो गया। तो यहाँ √2 बाहर आ गया और यह आपका सिर्फ cos x dx बच गया। चूँकि स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, और इसको तो भैया आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। यह √2 हो गया और cos x का जो होता है इंटीग्रेशन sin x होता है, यह 0 से π/4 के बीच हो गया। यह √2 और sin π/4 माइनस sin 0 डिग्री है ना, तो sin π/4 का जो वैल्यू होता है वह आपका 1/√2 होता है। तो अब देखिए क्या मिल गया आपको, ये कट गया तो मिल गया क्या, 1 मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और 25 में देखिए क्या करना है, इस तरह का आप लोग पहले भी किए हुए हैं। इसमें जो है 1 को हम लोग क्या करते हैं कि sin² x + cos² x लिख देते हैं, और sin 2x को जो है 2 sin x × cos x लिख देते हैं, और इस पे रूट भी है और इसका इंटीग्रेशन है 0 से लेकर π/4 के बीच, और यह आपका dx। अब याद कीजिए कि a² + b² - 2ab जो होता है यह आपका sin x - cos x का होल स्क्वायर हो जाता है, और इस पर स्क्वायर रूट है और इसी का इंटीग्रेशन है 0 से लेकर π/4 के बीच में। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो sin x - cos x का
इंटीग्रल आपको मिल जाता है 0 से π/4 के बीच। अब यहाँ पर साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स होता है। तो दोनों जगह माइनस आ गया आपका। ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा 0 से लेकर π/4 के बीच। अब देखिए माइनस तो बाहर है ही, कॉस π/4 एक हो जाएगा, अब प्लस साइन π/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस बीच में आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, अब प्लस साइन आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको याद होगा इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, और इसके बाद माइनस साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, और यह भी आपका 1/√2 है ना, और इसके पहले आपका माइनस है। तो इस तरह से माइनस 2/√2 अब -1 मिलता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यह √2 है ना, एक √2 कट जाएगा इसमें। अब फिर यह -1, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 - √2। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, में जो आंसर आपको मिला हुआ है, यह आंसर हमारा गुड है कि नहीं? क्यों गुड है भैया? अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होल स्क्वायर था। अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते थे। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है इसमें, समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका cos x माइनस साइन एक्स हो गया, उलट गया। और इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, और sin x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos x होता है। तो ये दोनों जो है आपका प्लस में आ जाएगा, और यह 0 से लेकर π/4 के बीच में आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 - 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए आप इस तरह से भी अगर बना देते हैं तो वहाँ परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, यह भी आपका आंसर सही है। अब यह जो एकलौता फार्मूला यहाँ ये प्रॉब्लम बचा हुआ है, तो इसको क्या कीजिए, 1 - साइन एक्स से ऊपर और 1 - साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह आपका इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है। तो इसको आप लोग अपने से ज़रूर बना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं भैया, है कि नहीं? एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31, ये तीनों प्रॉब्लम देखा जाए तो एक ही तरह से बनेगा, और इसमें हम लोग कंपाउंड एंगल का फार्मूला यूज करेंगे। तो कंपाउंड एंगल के एक फार्मूले को मैं याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, कि हम लोग पढ़ते हैं कि साइन ए प्लस बी रहे प्लस साइन ए माइनस बी रहता है, तो इसको हम लोग 2 साइन ए इंटू साइन कॉस बी लिखते हैं। अगर यहाँ बीच में माइनस आ जाए तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी होता है इसका। तो चलिए इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं, और इसको पूरा लिख ही लेते हैं हम लोग। साइन ए माइनस बी इक्वल टू आपका 2 कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इसमें 31 नंबर में हमारा क्या है, 0 से लेकर पाई के बीच है, और इसमें साइन 2x और cos 3x है। तो ऐसा काम करते हैं हम लोग, पहले cos 3x को लिख लेते हैं, और चूंकि एंगल जो है 3x बड़ा है 2x छोटा है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिए, ताकि यह जो फॉर्म है आपका हूबहू इस फॉर्म पर आ जाए। अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी होगा तो 5x हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी हो जाएगा तो साइन x हो जाएगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है 0 से पाई के बीच में, और यह आपका 1/2 इंटीग्रल जो है 5x का हम लोग लिख सकते हैं, cos 5x लिख सकते हैं, माइनस cos 5x/5, और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यह cos x हो जाएगा, और 0 से लेकर पाई के बीच इसका लिमिटिंग वैल्यू।
तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि पाई के जगह पर हम रख देते हैं, x के जगह पर एक बार पाई रख दिए और x के जगह पर एक बार 0 को रख दिए। तो भाई पाई का जो वैल्यू होता है, तो यह वैल्यू जो है आपका, इसको हम लोग साइन 4 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, कॉस 4 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। यह हमारा कॉस है, तो 4 पाई को हम लोग नेगलेक्ट करके कॉस पाई प्राप्त करते हैं, और कॉस पाई का जो वैल्यू होता है यह आपका -1 होता है। तो यहाँ पे -1 रखने पर +1/5 मिल जाता है, और यहाँ पर -1 रख दीजिए आपका। उसके बाद जो है माइनस लिखें, cos 0 पर इसका वैल्यू 1 होता है तो -1/5, और इसका वैल्यू cos 0 पे 1 होता है, और इसके पहले आपका 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/5 -1 माइनस हो गया आपका प्लस, यहाँ पर हो गया +1/5, और यह आपका -1 हो गया। तो इस तरह से 1/5 -1 1/5 -1 यानी कि 1/2 इंटू 2 1/5 -1 हो गया। अब यह 2 आपका कट गया, तो 1 -5/5 मिलता है हमको, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -4/5 लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 और 33 इस तरह के कई प्रॉब्लम को आप बना चुके हैं। यहाँ पर जो 1 प्लस साइन x आपका दिया गया है, तो 1 को आप लिखिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिखिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। और साइन x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। आप याद कीजिए, हाफ एंगल फार्मूला आपका ट्रिगोनोमेट्री का, इसी को हम लोग लिखते थे, और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो ये आपका कट जाएगा, साइन x/2 हो जाएगा, अब प्लस कॉस x/2 हो जाएगा, और ये हमारा dx बचा 0 से लेकर π/2 के बीच। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है यह आपका माइनस कॉस x/2 होता है, और जो भी यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अब फिर उसके बाद cos x/2 का इंटीग्रेशन साइन x/2 लिखेंगे, और इसको भी 1/2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और यही वैल्यू आपका 0 से लेकर π/2 के बीच हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग सारा वैल्यू को रख देते हैं, π/2 को x के जगह रख देते हैं, तो ये आपका देखिए ये 1/2 जो है ऊपर चला जाएगा, आपका 2 ऊपर चला जाएगा, और माइनस कॉस π/2 रखते हैं तो π/4 मिलता है। अब फिर यहाँ भी π/2 रखते हैं x का वैल्यू, तो π/4 मिलता है। ये इसको बंद कर दीजिए, π/2 के लिए हमने लिखा। अब 0 के लिए जब लिखते हैं तो यह माइनस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री आपको मिलता है, इसका वैल्यू तो 0 ही होता है। cos π/4 का वैल्यू जो होता है आपका -1/√2, और यहाँ +1/√2, तो ये तो कट के ख़त्म ही हो गया। इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 0 होता है। तो फाइनली आप देखेंगे कि ये दोनों आपका कट गया, और यहाँ पर आपको 2 इंटू -1 जो है +1 हो गया, और यह आपका 2 आंसर मिल जाता है। और इसमें आप क्या करेंगे कि 1 प्लस cos x को हम लोग 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और इसमें 0 से लेकर π/2 dx दिया गया है। √2 इससे बाहर निकल गया, स्क्वायर रूट यहाँ पर हटा तो cos का स्क्वायर भी चला गया, तो cos x/2 आपको मिल गया। अब इसको तो भैया आप लोग इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत cos x/2 को इंटीग्रेट किए हुए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि 35 और 36 जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित हैं प्रॉब्लम। और यह जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो x पर पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो एक्स स्क्वायर लिए इसका कोसेंट का एक फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो x पे पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो ये आपका हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ये आपका कट गया तो माइनस ही हुआ, यहाँ पर माफ करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया माइनस ही हुआ। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं और माइनस 1 टाइम्स में इसको हम लोग इसका कोसेंट का एक फैक्टर लेते हैं, टर्म लेते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यह आपका एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ माइनस 1 आ गया, ये आपका कट जाता है, बच गया 2। तो इसलिए अब इस एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस 1 को तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइजर इंटू कोसेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर 2। इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दिए, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए सब टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपको इंटीग्रांट मिल जाता है जो कि 0 से 2 के बीच होता है। इसमें ये कट गया आपका, ये इंटीग्रांट 0 से 2 के बीच हो गया और यहाँ पर dx। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि हर एक टर्म जो है इजीली इंटीग्रेबल है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स क्यूब बाई 3 होता है और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है और यह प्लस 2 जो है इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है और इसमें आप 0 रख दीजिए और यहाँ पर 2 रख दीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इसमें रखेंगे तो 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स 2 मिला आपको। अब फिर जब हम माइनस बीच में डालेंगे, माइनस बीच में डालेंगे और फिर 0 वैल्यू रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, अब प्लस 2 tan इनवर्स जो है 0 होता है। तो 0 डिग्री का वैल्यू ही 0 होता है, तो इसीलिए ये पार्ट भी आपका ख़त्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलता है 8/3 माइनस 2 प्लस 2 tan इनवर्स 2 मिलता है। और फाइनली जब इसको देखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाता है यह आपका एलसीएम ले लीजिए, 3 हो गया आपका 8 माइनस 6 प्लस 2 tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं, यहाँ आपका 2/3 हो जाएगा, अब प्लस 2 tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं इसको। और ये दोनों प्रॉब्लम आपका इस तरह से यह आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये दोनों प्रॉब्लम जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित हैं। तो इसमें चलिए हम लोग एक क्वेश्चन 35 को बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में जो आपका दिया गया है पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित है, तो 1/x + 1x + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/x + 1 और b/x + 2 लिख सकते हैं। अब इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो याद होगा आपको a × x + 2 आएगा और b × x + 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमको a और b का वैल्यू निकालना है। किस तरह से निकालना है, पुट करके निकालना है। तो चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप x + 1 को यहाँ 0 के बराबर कर दीजिए, तो इसके हिसाब से आप पुट कर दीजिए x का वैल्यू -1। तो -1 रखने से 1 = यहाँ पर ये पार्ट तो आपका 0 हो जाता है क्योंकि -1 + 1 0 हो गया, और यहाँ पर a × -1 + 2 लिखते हैं, तो इस तरह से a का जो वैल्यू मिलता है आपको 1 मिल जाता है। अब जैसे आप पुट करेंगे x का वैल्यू -2 पुट करेंगे
तो आपको क्या मिल जाता है, ध्यान से देखिए कि 1 तो लिखेंगे ही लेफ्ट साइड में, -2 + 2 यानी कि ये पार्ट जो है आपका 0 हो जाएगा। -2 + 2 जो है इसको 0 कर दिया, और b × -2 + 1 तो यानी कि -b = 1, इट मीन्स b = आपका -1 मिल जाता है। अब a के जगह पे हम लोग रख देंगे, a के जगह पे रख देंगे 1 तो 1/x + 1 हो गया, और b के जगह पे -1 रख देंगे तो 1/x + 2 हो गया, बीच में माइनस आ गया, और यह इंटीग्रेशन जो है आपका 1 से लेकर 2 के बीच में है। इसको हम लोग लिख सकते हैं log mod x + 1 - log mod x + 2 लिख सकते हैं, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक। तो इसको अब लिखेंगे log 2 यहाँ रखते हैं तो log 3 मिलता है, 2 यहाँ लगते हैं तो log 4 मिलता है। अब फिर उसके बाद बीच में माइनस लिखिए, अब फिर 1 रखने से log 2 मिलता है, अब फिर यहाँ 1 रखने से log आपका 3 मिल जाता है। अब इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कैसे, log 3 - log 4 - log 2 प्लस log 3 लिख देंगे। यहाँ पर 2 बार log 3 हो गया, अब माइनस log 4, यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यह आपका दोनों प्लस में हो जाता है, और दोनों का जो भी वैल्यू है यह यहाँ पर प्रोडक्ट में चले जाता है। तो इस तरह से यह आपका हो जाता है क्या कि यह लिख सकते हैं आपका 2 log 3 तो लिखेंगे ही। अब देखिए log 4 × 2 है आपका, तो -log 2 3 हो जाएगा आपका, जो कि 8 होता है। अब यह 3 जो भी पावर है आपका चला आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 2 log 3 - 3 log 2 जो है इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर यह 4 प्रॉब्लम दिख रहे होंगे। ये चारों प्रॉब्लम जो है आपका स्पेशल इंटीग्रल जो आप लोग पढ़े हैं, है ना, ये चारों इसी पर आधारित हैं। तो स्पेशल इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले अगर याद हैं तो इस चारों को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसमें से फिर भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला नंबर आप देख लीजिए कि आपको याद होगा कि dx/x² - a का स्क्वायर जो है 1/2a log mod x - a/x + a + c हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह से यह जो है आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx/x² - 2 का स्क्वायर, और यह 3 से लेकर 4 तक, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 × 2, a के जगह पे आपका 2 है। अब फिर log लिखिए, mod लिखिए x - 2 लिख दीजिए, और x + 2 लिख दीजिए, और इसी का जो लिमिटिंग वैल्यू है 3 से लेकर 4 तक है। अब हम देख रहे हैं कि 1/4 तो भैया कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, और log आपका क्या हो जाता है, 4 रखने से 4 - 2 तो 2, अब 4 + 2 जो है 6 हो गया, 4 रखने से ये वैल्यू आ गया, और 3 रखने से यह आपका 3 - 2 1 हो गया, और 3 + 2 जो है आपका यह 5 हो गया। इस तरह से ये वैल्यू हमको मिल जाता है, और इसको हम लोग 1/3 काट के लिख सकते हैं। तो 1/4 log, अब ये दोनों आपका माइनस में है, तो 1/3/1/5 आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए यह 1/4 × log 5/आपका 3 हो जाएगा। तो संभवतः यही आंसर आपका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 37 का। इसको आंसर में 1/4 log 5 - log 3 ही लिखकर भैया छोड़ दिया गया है, और इसमें को सॉल्व नहीं किया गया है। वैसे भी हम लोग जानते हैं ना कि log m/n जो होता है log m - log n होता है। ये चीज़ हमने पार्शियल फ्रैक्शन में भी आप लोगों को बताया था।
अब देखिए यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, तो यहाँ 39 और 40 जो है आपका शुरू का जो 3 स्पेशल इंटीग्रल आप लोग पढ़े थे, और यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे कि 39 में आपका स्क्वायर रूट दिया गया है और इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो यह 37 और 40 नंबर इसी सब तरह के स्पेशल इंटीग्रल पर आप लोग का आधारित है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये दोनों प्रॉब्लम, क्या करना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। यहाँ जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं, जैसे चलिए हम लोग 39 ही लेते हैं। 39 में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 4 लिख सकते हैं, अब -1 लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये जो है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रल जो है आपका क्या हो जाता है, dx बाय x प्लस 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट के अंदर, और यह आपका 1 से लेकर 2 तक। अब याद होगा आपको कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग मॉड x प्लस 2 लिखते हैं, अब फिर प्लस डालकर रूट अंडर इसी चीज़ को लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमारा कितना है, यही चीज़ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। और यह जो वैल्यू है आपका लिमिटिंग वैल्यू, इसमें 1 से लेकर 2 तक आपका दिया गया है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, 1 और 2 जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको रख देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लेते हैं कि लॉग के साथ यह मॉड में है, और यहाँ भी जो है आपका -3 log 3 और ये आपका मॉड में है। इसका वैल्यू जब रखते हैं आप लोग 2 रखते हैं तो देखिए आपको 4 मिलता है, और इसमें जब 2 रखते हैं तो √15 मिलता है। और यहाँ पर जब वैल्यू को रखते हैं आप तो ये आपको 3 प्लस √8 मिल जाता है। तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, आपके बुक RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 40 तक का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद जो है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।